नमस्कार दोस्तों। चाइना के द्वारा तिब्बत का कल्चरल जिनोसाइड अभी भी कंटिन्यू है और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यहां चाइना ने लरुंगर के अंदर 400 सैनिक तैनात किए। हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, इन सारी चीजों के जरिए इस रीजन के ऊपर नजर रखी जा रही है। मॉन्क्स, नन्स, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नंबर जो है वो कम किया जा रहा है, कई सारे लोगों को यहां से भगा भी दिया गया और ये सब चाइना के द्वारा किया जा रहा है इन पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल जिनोसाइड प्रोसेस ऑफ तिब्बत। और इस बार ये जो स्टेप लिया गया है चाइना के द्वारा, ये अभी तक का सबसे खतरनाक स्टेप है, क्योंकि लारुंगर दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर है। ऐसी कंडीशन में भारत को तिब्बत के कॉज के लिए शायद यहां पर इंटरफेयर करना चाहिए, बट भारत यहां इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा? भारत के इंटरफेयर करने से होगा क्या और भारत किस तरीके से यहां पर इंटरफेयर कर सकता है? क्या तिब्बत सच में एक अलग कंट्री है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की कंप्रेहेंसिव तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। यहां पर मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल प्राप्त कर सकते हो। इतना ही नहीं, देखो जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है वो अगर आप नॉर्मली किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो 1.25 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा, बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा। यानी कि ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर आपको इनरोल कराया जाएगा अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ते हो तो। अगर आपको ट्रायल लेना है या फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो, उसके बाद में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, ये हमारा इंडिया का मैप। इंडिया के मैप के अंदर आप अक्सर देखते होगे यहां पर चाइना और ब्रैकेट के अंदर तिब्बत लिखा रहता है। तिब्बत जो है वो एक समय पर एक अलग कंट्री रहा करता था और आज ये तिब्बत चाइना गवर्नड ऑटोनॉमस रीजन कहलाता है। तिब्बत एक समय पर एक अलग कंट्री था, ये कई सारे सूत्रों में पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बैटल ऑफ दफे रिवर हुआ था चाइना की तांग डायनेस्टी और दूसरी तरफ तिब्बतन एम्पायर के बीच, और यह युद्ध लगभग 2 शताब्दियों तक चला था। और 2 शताब्दी तक इस युद्ध के चलने के बाद 1821 के अंदर बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, इस मंदिर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई चाइनीज लोग चाइना में खुश रहे, तिब्बतन लोग तिब्बत में खुश रहे, क्योंकि इस युद्ध का कोई परिणाम निकला ही नहीं। दोनों ही डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी और दोनों में से कोई जीत ही नहीं पाया था इस युद्ध को। इतना ही नहीं, अल्तान खान एक मंगोल लीडर था जिसने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था। उसके बाद दलाई लामा को यहां का स्पिरिचुअल एज वेल एज पॉलिटिकल हेड बनाया था, जिसके बाद चाइना के अंदर जो एम्पायर था उसने भी ये चीज रिकॉग्नाइज की थी कि दलाई लामा तिब्बत के पॉलिटिकल हेड हैं। इतना ही नहीं, आपको याद है कन्वेंशन ऑफ ल्हासा, जब भारत के अंदर ब्रिटेन का राज्य था और ब्रिटेन अपने आप को एक्सपांड कर रहा था, उस समय पर तिब्बत पे आक्रमण किया गया था। और जब तिब्बत पे आक्रमण किया गया था तो उस समय पर ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में जब युद्ध हुआ, उसमें हालांकि तिब्बत ये युद्ध हारा, बट जो कन्वेंशन हुआ उसके अंदर तिब्बत को बैठाया गया था, किंग डायनेस्टी को नहीं। ये सारी चीज क्लियरली दर्शाती है कि तिब्बत पहले एक अलग कंट्री था। 1949 के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर पावर में आई और माओ जेडोंग चाइना के लीडर बने, तो ये लीडर जो थे वो बहुत एक्सपांशनिस्ट लीडर थे और इन्होंने पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी दी। इनका कहना यह था कि भाई पाम जो है वो चाइना है और इधर 5 फिंगर के ऊपर एक्सपांशन करना है, जिसके अंदर एक तो आपको अक्साई चीन दिखाई देगा जहां पर चाइना ने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है, दूसरी तरफ तिब्बत जिसके ऊपर 1949-1950 के अंदर चाइना द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तीसरी तरफ नेपाल के कई सारे रीजन में चाइना जो है वो अपने क्लेम करता है और कुछ गांवों के ऊपर ऑलरेडी कब्जा कर लिया गया है, फिर चौथी फिंगर जो है वो सिक्किम है और भूटान है।
यहां पर भी काफी परेशान चाइना ने पहले किया था, और इवन आज के समय पर भी भूटान की 2% जमीन चाइना ने अपने कब्जे में रखी हुई है। और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश दिखा देगा, ये चाइना के माओ जेडोंग की पॉलिसी थी कि हम लोगों को 5 फिंगर की तरफ एक्सपांड करना है, और इसी 5 फिंगर की तरफ एक्सपांड करते हुए इन्होंने पहले तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था। 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के लिए 3 मिलियन चाइनीज सोल्जर्स भेजे थे, जबकि तिब्बत की उस समय पर पूरी आबादी 1 मिलियन थी। आप इस बात को इमेजिन करना कि चाइना के अंदर एक नया लीडर माओ जेडोंग, जो कि बहुत एक्सपांशनिस्ट है, जिसकी एक बहुत बड़ी आर्मी है, ये तिब्बत पे आक्रमण करती है। तिब्बत में इस समय पर, आज के समय पे जो दलाई लामा है, यही दलाई लामा बहुत छोटे बच्चे थे, 13-14 साल के, जस्ट ये राजगद्दी में बैठे ही थे, इन्होंने सारा कारोबार संभाला ही था, और इनकी आबादी से, इनके पूरे देश की आबादी से 3 गुना आबादी वाली आर्मी इनके ऊपर अटैक कर गई। बैटल ऑफ चामडो हुआ, और रिजल्ट सबको क्लियर ही था कि तिब्बत ये युद्ध हार जाएगा। तिब्बत ये युद्ध हारा। उसके बाद तिब्बत को आवश्यकता थी बाहर से सपोर्ट की, बट उस समय पर तिब्बत को जो देश सपोर्ट कर सकते थे, उन देशों ने तिब्बत को सपोर्ट किया नहीं। भारत के अंदर उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उनका कहना यह था कि आने वाली शताब्दी एशिया की शताब्दी है, और क्योंकि एशिया की शताब्दी है तो इस एशिया की शताब्दी को आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे भारत और चाइना। इसी कारण से इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था, और 1954 के अंदर पंचशील प्रिंसिपल साइन करके तिब्बत के कॉज के अंदर कुछ भी नहीं बोले। 1959 के अंदर यही तिब्बत के ऊपर जो कैप्चर था चाइना का, ये एकदम पीक पे पहुंच गया, और दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के भागना भी पड़ा, और उसके बाद उन्होंने तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई भारत के अंदर। उस समय पर भारत क्या कर रहा था? उस समय पे भारत चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा था, पर चाइना क्या कर रहा था? चाइना धीरे धीरे करके भारत के खिलाफ ही युद्ध करने की प्लानिंग कर रहा था। 1962 के अंदर भारत के खिलाफ चाइना द्वारा युद्ध छेड़ा भी गया, और युद्ध छेड़ने के बाद में भारत को लगा कि यार तिब्बतन लोगों से हाथ मिलाना चाहिए, और उसके बाद में तिब्बती लोगों के साथ में मिलकर कुछ स्पेशल फोर्सेस हम लोगों ने बनाई थी, जैसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 1962 के अंदर बनी थी, जो कि 5000 तिब्बती लोगों के द्वारा बनाई हुई एक फोर्स है। इसे इंडियन आर्मी का दर्जा तो नहीं दिया गया, बट ये ऑपरेशन करती है इंडियन आर्मी के अंडर। इसके अंदर वुमेन सोल्जर्स भी हैं, और ये एक स्पेशल फोर्स है जिसने कई सारे ऑपरेशन में इंडियन आर्मी की मदद करी है। 1971 के अंदर ऑपरेशन ईगल हो, 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल के अंदर जो हुआ था, इन सारी जगहों पर एसएफएफ ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इवन इंडिया और चाइना के खिलाफ भी यही तिब्बत लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो 1962 के अंदर ही रेस की गई थी, इसी रीजन के अंदर भारत की बॉर्डर को चाइना से बचाने के लिए। यानी कि जो तिब्बतन लोग हैं वो आज के समय पर इंडिया की पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट भाग है फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन, या कहूं इंडो तिब्बतन बॉर्डर रीजन। यहां पर ये हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तिब्बती लोग हैं उनके ऊपर चाइना ने आज के समय पे आक्रमण करके कब्जा कर लिया है, और धीरे धीरे करके जो तिब्बत एज एन आइडेंटिटी है उसे चाइना खत्म करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी सीधी है, 1 कल्चर 1 नेशन एंड 1 लैंग्वेज। और उसी के तहत तिब्बत के अंदर जितनी भी कल्चर और लैंग्वेजेस हैं उन सबको दबाने का प्रयास चाइना द्वारा लगातार किया जाता है। आप क्लियरली इन आर्टिकल्स के अंदर देख सकते हो, चाइना ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग बच्चों को देने का कहा है 8 से 13 साल की उम्र के, क्लास 8 से 13 साल की जो क्लास के बीच के लोग हैं उन लोगों को कहा कि भाई आपको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। क्यों? ताकि इन लोगों के अंदर चाइना के प्रति नेशनलिज्म जागे, और जो तिब्बतन नेशनलिज्म है उनको ये दबा सकें। इतना ही नहीं, जो तिब्बतन भाषा है वो अपने बहुत ही लोवेस्ट स्टेज पे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट कह रही है। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के अंदर क्लियरली ये कहा गया कि तिब्बतन लैंग्वेज की फ्लुएंसी आज के यूथ के अंदर तिब्बत के अंदर लगभग खत्म हो चुकी है। इवन जो तिब्बत के अंदर लोग हैं
अगर वो तिब्बतन भाषा बहुत अच्छे से बोलना जानते पर चाइनीज भाषा नहीं जानते तो उनको करियर के अंदर कोई भी ग्रोथ प्राप्त नहीं होती। इतना ही नहीं, कई सारी मोनेस्ट्री और टेम्पल जो है वो चाइना द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं तिब्बत के अंदर, ताकि उनका कल्चर पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। इवन तिब्बतन लोगों को चाइना के अंदर एसिमिलेट किया जा रहा है, धीरे धीरे करके चाइनीज लोगों को तिब्बत के अंदर भेजा जाता है वहां पर सेटल होने के लिए, ताकि तिब्बतन आइडेंटिटी जो है वो उस रीजन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और इसी पूरे गेम के अंदर, इसी कल्चरल जीनोसाइड के अंदर रिसेंटली चाइना द्वारा एक और स्टेप उठाया गया, लारुंगर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर है, जो कि काफी समय से तिब्बत वाले रीजन के अंदर बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इस स्टडी सेंटर के ऊपर 2001, 2016 और 2017 में मेजर क्रैकडाउन किए गए थे। कई सारे रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया गया था, प्रैक्टिशनर्स को यहां पर जबरदस्ती से भगाया गया था। आज के समय पर इस रीजन के अंदर, या कहूं इस स्टडी सेंटर के अंदर, आबादी लगभग आधी हो चुकी है और इस आधी आबादी को भी बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल किया जाता है चाइना की सरकार के द्वारा। 400 मिलिट्री पर्सन यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, इन सब के जरिए लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाती है। इस तरीके से कल्चरल एसिमिलेशन और कहूं कल्चरल जिनोसाइड तिब्बत का किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे कंट्रियों को आगे आना चाहिए, खास रूप से इंडिया को। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो आप क्लियरली देख सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है किस तरीके से तिब्बत का सॉल्यूशन करने में भारत एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। देखो, तिब्बत जब एक कंट्री हुआ करता था उस समय पर भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन तिब्बत के साथ थे, और अगर आज तिब्बत एक कंट्री होता और चाइना का यहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं होता तो अक्साई चीन वाले रीजन के अंदर, सिक्किम वाले रीजन के अंदर और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर जो दिक्कतें आज हम झेल रहे हैं चाइना की वजह से, वो दिक्कतें शायद हम नहीं झेलते, क्योंकि हमारे रिलेशन तिब्बत के साथ में अच्छे थे और तिब्बत एक शांतिपूर्ण देश था। ऐसी कंडीशन में भारत को तिब्बत के कॉज के लिए ग्लोबल लेवल पे एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन वगैरह के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस, जैसे कि पैलेस्टीन को दिया गया है, उसी तरीके से तिब्बत को दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा, कल्चर लेवल पे तिब्बतन लोगों को बूस्ट करना चाहिए। अभी तक हम इंडिया के अंदर कर रहे हैं, बट ग्लोबल लेवल पे ये चीज की जानी चाहिए। आप आज भी देखते होंगे कि कई सारे तिब्बती लोग आपके यहाँ पर ठंड के मौसम में दुकानें लगाते हैं स्वेटर वगैरह की। हम उनकी इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, बट उनकी आइडेंटिटी को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। जबकि यही तिब्बती लोग भारत और चाइना की बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा भी करते हैं और इंडिया के साथ में कॉपरेट भी करते हैं। ऐसी कंडीशन में जैसे साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड पॉलिसी के लिए भारत ने ग्लोबल लेवल पे एक मुहिम चलाई थी, ठीक उसी तरीके से तिब्बती लोगों के लिए भी चलाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी भारत को, या कहें हम सबको, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात बताना कि ये जो बॉर्डर मैं बना रहा हूं, ये बॉर्डर कौन सी बॉर्डर है? सॉरी, इस बॉर्डर को आप क्या कहोगे? मैक्सिमम लोग कहेंगे कि ये इंडो चाइना बॉर्डर है। नहीं, ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर। चाइना ने जबरदस्ती तिब्बत के ऊपर ऑक्यूपेशन किया हुआ है और वही चाइना भारत के कई सारे रीजन के ऊपर आक्रमण भी करता है। उसके बावजूद भी हम उसके ऑक्यूपेशन को मानते हैं, जबकि चाइना नहीं मानता जम्मू कश्मीर भारत का है, जबकि चाइना नहीं मानता अक्साई चीन भारत का है, जबकि चाइना नहीं मानता अरुणाचल प्रदेश भी भारत का है। तो ऐसी कंडीशन में हम भी क्यों माने कि तिब्बत चाइना का है? हम क्यों कहें ये इंडो चाइना बॉर्डर है? हमारे लिए तो इंडो तिब्बत बॉर्डर ही होना चाहिए। तो यही चीज यहां पर होनी चाहिए ताकि इंडिविजुअल लेवल पे हम एक नया नैरेटिव जो है वो क्रिएट कर सकें और तिब्बत के लोगों की मदद कर सकें। चाइना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता है और उन मुश्किलों से लड़ने में यही तिब्बती लोग आज भारत की मदद भी कर रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर के अंदर जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, इसके जरिए आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।